आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और आज हम जो अध्ययन करेंगे वो हमारी जो शिक्षण विधियाँ हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक हमने शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में जान लिया था। तो एक बार पुनः हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक सफल शिक्षक और उसके सफल शिक्षण के लिए, प्रभावशाली शिक्षण के लिए उसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण मूल्य हैं, दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उनका होना अति आवश्यक है। सबसे पहला है उसके विषय पर अच्छी पकड़ हो, और दूसरी उसे उस अच्छी नॉलेज को जो उसने ग्रहण की है वह अपने बच्चों तक पहुंचाने के लिए अच्छी शिक्षण विधियां, अच्छी टीचिंग मेथड्स और अच्छी टीचिंग शिक्षण सहायक सामग्री होती है वह उसको अच्छे से आनी चाहिए। तो पहला जो काम है वह हमने अपने स्कूल कॉलेजों में ज्ञान ग्रहण कर लिया, उसका हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है। लेकिन जो दूसरा बिंदु है जिसमें शिक्षण विधियों की बात है तो उसके लिए एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप सभी प्रशिक्षण ले रहे हो, बीएड का कोर्स एक प्रशिक्षण ही है जिसमें आप जान रहे हो कि हम किस प्रकार के बच्चों को किस तरीके से डील करें ताकि वह उसको समझने में, हमारे जो टॉपिक है उसको समझने में समर्थता व्यक्त करें, यानी आसानी से समझ पाएँ। तो हमारे जो विभिन्न शिक्षा शास्त्री हैं, शिक्षाविद हैं और बहुत अधिक अनुभवी अध्यापकों ने अनेक समस्याओं को फेस किया और उन समस्याओं को फेस करने के बाद रिसर्च करने के बाद उन्होंने बहुत सारी विधियों को ईजाद किया है। तो उन विधियों में से जो एक गणित शिक्षक के लिए जो महत्वपूर्ण विधियां हैं वह यहाँ पर डिटेल्स की गई हैं। तो देखो, सबसे पहले है व्याख्यान प्रदर्शन विधि, यानी व्याख्यान प्रदर्शन विधि के द्वारा हम बच्चों को समझा सकते हैं, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो इसके लिए अलग टॉपिक्स, जो भी टॉपिक है जो इसके उपयुक्त होगा हम वहाँ पर इस विधि को लगाएंगे। दूसरा है विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि, जिसमें हम टॉपिक को विश्लेषित करते हैं और फिर बाद में उसको संश्लेषित करते हैं, एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड्स। तीसरा है प्रयोगशाला विधि, लैबोरेटरी मेथड, बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है। प्रयोगशाला में ले जाकर हम बच्चों को अच्छे से उनका जो भी हम टॉपिक करा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को दिखाकर उसको संपूर्ण रूप से खोलकर दिखाते हैं और आसानी से उसे समझाने में समर्थ हो पाते हैं। आगमन निगमन विधि, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। इसके द्वारा भी बच्चों को उसकी समझ को एक ब्रॉड एरिया में ले जा सकते हैं, बहुत बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं। अगला है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी ये बहुत ही इस प्रकार की विधि है जिसमें वह बच्चे अपने वास्तविक जीवन जो होता है उसके लिए भी तैयार हो जाते हैं। अगला है छठी जो विधि है योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। इसके द्वारा हम बच्चों को विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं पर काम कराते हैं और उनके शिक्षण को और उनके जो वर्क है उसको आगे प्रमोट करते हैं। अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड, ये और भी बहुत महत्वपूर्ण विधि है। तो एक गणित शिक्षण को इन सभी विधियों का अनुपालन करना आना चाहिए। तो आइए अब हम इसकी डिटेल से बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, आइए आगे हम चलते हैं और देखते हैं आगमन और निगमन विधियाँ। तो आगमन निगमन विधियाँ दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे की पूरक हैं। आगमन के बिना निगमन अधूरी है और निगमन के बिना आगमन। इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। एक को समझाना दूसरे को समझाने में मदद करता है, लेकिन फिर भी हमें इसका अलग अलग अध्ययन ही करना पड़ेगा। पहले हम अलग अलग अध्ययन करते हैं, फिर उसको कंप्रोमाइज़ करेंगे, फिर उसका संश्लेषण करेंगे, इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आगमन विधि इंडक्टिव मेथड है, वो है क्या? इसको हम सामान्यतः सामान्य अनुभव की विधि भी कह देते हैं। जैसे कोई बालक अपने जीवन में विभिन्न प्रकार से चीज़ों को देखता है और उन चीज़ों को देखते देखते उसको एक सामान्य अनुभव हो जाता है, एक सामान्य ज्ञान हो जाता है कि यह चीज़ इस प्रकार से यहाँ पर घटित हो रही है तो इस प्रकार से आगे घटित होगी, यानी ये वह एक नियम बना लेता है। इसलिए इसको एक सामान्य अनुमान की या सामान्य अनुभव की विधि भी हम कह सकते हैं। सबसे पहले हम एक परिभाषा देखते हैं, क्योंकि विद्यार्थी जब आप पेपर दोगे तो पेपर में आपको प्रत्येक टॉपिक से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं अपने शिक्षण में उन सभी से संबंधित एक एक परिभाषा जरूर याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम यंग की परिभाषा लेते हैं। यंग साहब क्या कहते हैं कि इस विधि में बालक विभिन्न स्थूल तथ्यों, यानी उसके जो ठोस तथ्य हैं, कॉन्क्रीट फैक्ट्स हैं, के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए, यानी इस कंक्रीट फैक्ट्स के आधार पर वह उसके पास जो ज्ञान है, उसके पास जो मानसिक शक्ति है, उस मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं किसी विशेष सिद्धांत, यानी वह किसी विशेष सिद्धांत पर, नियम पर अथवा सूत्र पर पहुंच जाता है। वह उसके सामने कोई घटना घटित होती है या कोई कार्य करता है और उस कार्य के आधार पर वह एक नया नियम बना लेता है, और यही हमारी प्रकृति का नियम है, यही हमारी
जो भी रिसर्च होती है, चाहे वो साइंस हो चाहे वो मैथमेटिक्स हो, जितनी भी रिसर्च हो रही है वो सारी इसी पर आधारित है कि हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य से हमें इस प्रकार की प्रोसेस मिल जाती है कि आगे ऐसा ही घटित होगा। देखिए आगमन विधि के सोपान, जो सोपान है अब इस सोपान के माध्यम से हम समझेंगे किस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो आगमन विधि है उसमें सबसे पहले क्या है, अध्यापक के द्वारा बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उन उदाहरणों के आधार पर ही वह अपनी एक नियम पर पहुंच जाता है, एक नियम बना लेता है और उस नियम को फिर वह आगे फॉलो करता है। तो देखो सबसे पहला बिंदु यहाँ पर यही दिया है स्टेप्स में, विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। अध्यापक के द्वारा विशिष्ट उदाहरण दिए जाते हैं और उन उदाहरणों के आधार पर वह बच्चों को एक नियम के तरफ ले जाता है। मान लीजिएगा हम उसको कोई कहानी भी सुना सकते हैं, मान लीजिए हम एक कहानी का सारा लेकर बच्चों को बताने जा रहे हैं। तो प्राचीन समय की बात है, दो किसान थे। एक किसान मान लीजिए ये रमेश है और मान लीजिए ये दिनेश है। दोनों के पास एक एक खेत है। तो एक किसान दूसरे किसान के पास जाता है कि आपके पास जो खेत है वह मेरे खेत से कम है, मेरा ज़्यादा है। वो क्यों कहता है? क्योंकि उसने अपने खेत में एक दौड़ खींच दी है, तो वह उनको काउंट कर रहा है 2, और इस रमेश के पास केवल एक ही खेत है, तो इससे कह रहा है आपके पास एक है इसलिए आपका कम है, और मेरे पास 2 है इसलिए मेरे खेत की जो संख्या ज़्यादा है इसलिए मेरा खेत ज़्यादा है। तो इस बात को रमेश कुछ देर के लिए मान लेता है, लेकिन वह इस बात को पचा नहीं पाता। फिर वह क्या करता है कि अपने खेत में एक दौड़ इस तरीके से खींच देता है और एक इस तरीके से खींच देता है। उसको आश्चर्य होता है कि ये क्या हो गया कि उसके खेतों की संख्या 4 होगी, उस पर तो 2 ही थी। अब वह दिनेश के पास जाता है और कहता है कि भाई साहब आपके पास जो खेत हैं वो खेत तो 2 ही है, मेरे पास तो 4 हो गए इसलिए मेरा ज़्यादा है। अब क्या हुआ कि यह भी ऐसा ही करता है। अब इनमें बहस हो जाती है और फिर यह अपने खेत में दौड़ पर दौड़ खींचते ही जाते हैं। दोनों रमेश और दिनेश दोनों अपने खेत में दौड़ खींचते रहते हैं। इस तरीके से वह उसके छोटे छोटे खंड बना लेते हैं और छोटे छोटे खंड बनाने के बाद एक स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि इसका एक जो वर्गाकार पार्ट है और इसका एक वर्गाकार जो पार्ट है वो बराबर हो गई। अब इन्होंने इसको गिनना, तो इन्होंने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी प्रकार से इनको गिना, इसी प्रकार से इनको, इन सभी को गिना उसने। तो इनको जो संख्या हुई उसके आधार पर, यानी यहाँ पर 36 संख्या आ गई इसकी। तो इसने कहा मेरे जो छोटे छोटे पार्ट हैं वो 36 है। ऐसे इन्होंने भी गिना, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके जो खेत से उसकी संख्या हुई 56। अब इन्होंने इस प्रकार से देखा कि भाई किसका खेत ज़्यादा है किसका कम है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने इस तरीके से देखा कि इनको सबको गिना, पहले ये लाइन फिर ये लाइन फिर ये लाइन, इस तरीके से इनको गिना। फिर उन्होंने देखा कि इस लाइन को गिनने के बाद हम इन लाइन को गिने और इनका गुणा कर दे तो इतना आता है। ऐसे इसने भी देखा, तो फिर उन्होंने इनको गिनने की अपेक्षा क्या किया, इस लाइन को गिन लिया और इस लाइन में कानों को गिन लिया और उनका जोड़ गुणा कर दिया, तो उन्हें इसका एरिया पता चल गया। ऐसे इसने भी किया। लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा भाई जोड़ों को डालने की जरूरत क्या है, हम ऐसा करते हैं कि इस भुजा का माप ले लेते हैं और इस भुजा का माप ले लेते हैं, इस भुजा का माप ले लेते हैं और इन दोनों का गुणा कर दें, तब भी हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कहानी सुनाकर हम बच्चों को एक सूत्र की ओर ले जा सकते हैं और बता सकते हैं इस प्रकार से जो आयत का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो इस प्रकार से हम कोई एक उदाहरण देकर ये हमने उदाहरण दे दिया बच्चों को। ऐसे ही हम हमारे सामान्य जीवन से संबंधित उदाहरण बच्चों के सामने प्रकट कर सकते हैं। मान लीजिए एक छोटा बालक है, किसी गर्म वस्तु को छू लेता है, छूने के बाद वह उससे जल जाता है, दूर हट जाता है। अगले कुछ दिन बाद फिर वह ऐसा ही करता है, फिर उसको छू लेता है और फिर वह जल जाता है, फिर छोड़ देता है। अब अगली बार तीसरी बार ऐसा होता है कि वह फिर तीसरी बार फिर भी वह जल जाता है, लेकिन चौथी बार वह उसको कतई नहीं छूता। उसको पता है कि ये गर्म चीज़ है और इसको मैं अब कभी भी नहीं छूऊंगा, क्योंकि उसे पता है इससे मुझे जलन होगी। तो वह उसके लिए नियम बन गया कि ये गर्म चीज़ है, इससे मैं छूऊंगा तो मुझे जलन होगी, मुझे नुकसान होगा। तो इस प्रकार के उदाहरण और भी हम उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे एक छोटा बालक है, मान लीजिए वो मिर्च
मुंह में दे लेता है, काट लेता है, उसका मुंह जलता है, ऐसी 2-3 बार वो उसके साथ भी करता है, फिर उसके साथ भी उसको ऐसा ही अनुभव होने लगता है। मान लीजिएगा उसके आसपास जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो प्रारंभ में उनके बारे में अनुभव होता है, लेकिन धीरे धीरे वह उन चीज़ों को आत्मसात कर लेता है। तो उदाहरण प्रस्तुत करना, उसके बाद है फिर निरीक्षण करना। हम जब बच्चों को उदाहरण देंगे, यहाँ पर देखो उदाहरण की बात ये है कि हम क्लासरूम में जो उदाहरण दे रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, तो हमने मान लीजिए बच्चों को कहा कि आप सभी एक एक त्रिभुज बनाइए और उस त्रिभुज के कोणों को मापिए, और कोणों को मापने के बाद जोड़कर सभी अपने अपने जो कोण हैं त्रिभुज के कोणों का जोड़ है वो बताइए। तो एक बच्चे से हम पूछेंगे तो जाहिर है वो 180 बताएगा, इस कोने में बैठा है, फिर हम उस कोने में बैठा जो विद्यार्थी है दूर बैठा उससे ही पूछेंगे, वो भी 180 बताएगा। अब दोनों ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इसका भी 180 है, मेरा भी। हम उस कोने में बैठे उसको भी पूछेंगे तो वो भी 180 बताएगा। तो आश्चर्य होगा कि ये ऐसा कैसे हो रहा है। अब फिर बाद में पता चलेगा कि सभी बच्चों के जो त्रिभुज हैं उनका क्षेत्रफल कोणों का जो योग है वो 180 आया। तब हम उसको बताएंगे कि ये ऐसा ही होता है, ये नियम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 ही होता है। इसी प्रकार हम और भी बहुत सारे उदाहरण देकर बच्चों को समझा सकते हैं। निरीक्षण का मतलब ये, जब हमने ये उदाहरण दे दिया बच्चों को और वह उस पर कार्य कर रहा है तो हम निरीक्षण भी करना जरूरी है। इसके बाद है नियमीकरण या सामान्यीकरण, यानी यहाँ पर हमने नियम बना दिया तो उसका सामान्यीकरण कर देंगे, नियम बना देंगे कि ये आपका नियम बन गया है। अब है परीक्षण एवं सत्यापन। फिर जब नियम बन गया, हमने नियम बना लिया, फिर हम उसका परीक्षण भी करेंगे कि वास्तव में जो मैंने नियम बनाया है वह इस सभी चीज़ों पर लागू होगा। नियम तभी कहलाएगा जब वह हर वक्त हर जगह पर वही परिणाम दे। यदि परिणाम बदल गया तो फिर वो नियम नहीं है। नियम तभी होगा जब वह परिणाम एक जैसे रहे। अब इसके बाद है गणित में आगमन विधि का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो हमने ये उदाहरण ले लिया, ऐसे ही हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे ये हमने क्षेत्रफल का लिया था, ऐसे ही हम परिमाप का ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के। अब हम देखो दैनिक जीवन में आगमन विधि का ज्ञान, बच्चों के दैनिक जीवन में आगमन विधि का ज्ञान। जैसे देखिएगा उसके सामने किसी व्यक्ति की, मान लीजिए उसके समाज में कहीं घर के आसपास किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और वह उसको ले जाते हैं, तो उसको पता नहीं है कि क्यों ले जा रहे हैं। उसको बस आभास होता है कि ये इस व्यक्ति को ले जा रहे हैं, लेकिन वो जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है उसके सामने ऐसी कई घटनाएं होती हैं, तब उसको किसी को पूछना नहीं पड़ता कि ये क्या है। वह खुद जान जाता है कि एक व्यक्ति है जो मर गया है, अब इसको ले जा रहे हैं, अब यह दोबारा लौट कर कभी नहीं आएगा। फिर जब वो बहुत बड़ा हो जाता है, वयस्क अवस्था में पहुंच जाता है, तब वह यह भी जान जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मरना है और इस संसार को छोड़कर जाना है, और यह भी जान लेता है कि एक दिन मुझे भी मरना है। यानी जो भी जीवित प्राणी है उसको मरना है, ये प्रकृति का नियम है। आपने महात्मा बुद्ध की कहानी भी सुनी होगी, उसमें वह जब उनको बैराग उत्पन्न हो जाता है तो राजा जो है उनको कहीं रथ में बिठाकर भेजता है, तो कई दृश्य देखते हैं। तो उनमें से एक दृश्य वो ये भी देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी है, उसको देखा, पूछा अपने मित्र से कि ये क्या है। उसने उसकी व्याख्या की कि ये बूढ़ा आदमी है और सबको बूढ़ा होना है एक दिन। फिर आगे जाकर वो देखते हैं कि व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति को ले जा रहे हैं। ये क्या है कि जो आदमी बूढ़ा होता है, बूढ़ा होने के बाद वो मरता भी है। तो इस प्रकार से वो इस बातों से अनभिज्ञ थे, उनको अनभिज्ञ रखा गया था। तो इस प्रकार से जो हमारी आगमन विधि थी उसके बारे में हमने जाना, और निगमन विधि है उसके बारे में हम कल जानेंगे। तो आज के लिए प्रिय विद्यार्थी उतना ही। तो आपने इस विधि को अच्छे से समझ लिया होगा। धन्यवाद।